हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल बढ़िया होंगे। सभी लोगों को शुभ संध्या और गुड इवनिंग। तो बढ़िया है, अभी तो आप लोग जग ही रहे होंगे, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, कंबल वंबल में बैठ के पढ़ाई करिए। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट इतना सारा कर ही लिया है और अभी भी कंटिन्यू करते ही जा रहे हैं, पता नहीं कितने करेंगे। फिलहाल हमको प्रैक्टिस सेट का नंबर नहीं देखना है, हमें अपनी जो हमारी प्रैक्टिस और एक रिवीजन है उसको हमें करते जाना है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 35 है। इसके पहले हम कर चुके हैं 34, तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, शायद प्लेलिस्ट में भी है, चैनल पे भी है, तो आप देख सकते हैं कहीं भी जा करके। तो उसमें जो भी क्वेश्चन है अच्छे, मतलब थोड़े बेसिक लेवल के भी हैं और स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन हैं, तो जो भी हैं आपको मदद करेंगे। और बाकी चीज़ें भी और हैं वहाँ चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। और तो चलिए अब आज का प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है उसके क्वेश्चंस हैं और विद एक्सप्लेनेशन है। कुछ चीज़ों के कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी है और कुछ के तो हम बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेनेशन नहीं ऐड किया मैंने। बाकी आप देखते हैं और डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे और यूज़फुल भी हैं, मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है काफ़ी फायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और बाकी आप लोग अपनी तैयारी जो है जिस तरीके से कर रहे हैं उसी मोड में करते रहिए और उसी स्पीड के साथ करते रहिए। और फिर से वही बार बार चीज़ कहना नहीं है कि आपको अपना जो है एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपने सिलेबस को मेंटली और खुद को तैयार करना। ठीक है, वो दोनों चीज़ें तैयार रहेंगी तो एग्ज़ाम कभी भी होगा आप तुरंत बिल्कुल बाजी मार सकते हैं। तो चलिए ये आपको दिख ही रहा होगा कि आपके जीवन को, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि आपके जीवन को केवल एक ही आदमी बदल सकता है और वो कौन है? आप खुद हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी मतलब दो राय या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई भी संदेह या कोई भी डाउट नहीं है कि ये बात बिल्कुल भी गलत हो। ये बात बिल्कुल ही सही है। बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँ कि ये बात 200% सही है तो सही बात है। ये बात बिल्कुल आपकी 200% सही है कि कोई भी चीज़, अगर वो कहते हैं ना कि आप जो चीज़ में बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव सबसे पहले आप खुद से शुरू कीजिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप अपने अंदर जो भी चीज़ बदलना चाह रहे हैं और उसको आप ही बदल सकते हैं, कोई और नहीं बदल सकता। अगर थर्ड पर्सन आपको कुछ बता भी रहा है आकर के कि आप अपने अंदर ये बदल लीजिए, तो वो सिर्फ़ आपको बता रहा है, बदलने का काम खुद आप करेंगे। तो इस वजह से अपने ऊपर बिल्कुल फ़ोकस रहिए कि आपको अच्छा-बुरा क्या सीखना है और क्या करना है ना? और उस पे काम भी कीजिए। तो चलिए, ये हमारा आज का एक विचार था जिसको हमने थोड़ा-सा डिस्कस किया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन्स की बारी, तो हम वहाँ चल के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप का मतलब है आपका हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचबीपी भी बोलते हैं। ठीक है, एचबीपी, ठीक है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है उसको कम मात्रा में क्या लेना चाहिए? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या सेलेनियम? तो जो आपको ये चीज़ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको ये बात पता ही है कि जो सोडियम होता है उसको आपको, जिनका हाई बीपी है उनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब इसका थोड़ा-सा क्या कहते हैं, हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं कि जो सोडियम होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर एक सेकंड। हाँ, ये जो सोडियम है क्यों नहीं लेना चाहिए? जो हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, उनको नहीं दिया जाना चाहिए। अभी हमने दूसरा ऑप्शन था हमारा पोटेशियम, तो जो पोटेशियम होता है वो किडनी के मरीज को पोटेशियम नहीं देना चाहिए। सोडियम और फास्फोरस कम मात्रा में लेना चाहिए। कहने का मतलब है जिसको किडनी की कोई दिक्कत है उनके पेशेंट को पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस कम मात्रा में लेना चाहिए। और कैल्शियम किसको कम लेना चाहिए? जो कैल्सीमिया के मरीज हों और किडनी में पथरी के मरीज को कैल्शियम कम मात्रा में लेना चाहिए। तो किडनी में पथरी जब है तो उसको, उस व्यक्ति को क्यों कम लेना चाहिए कैल्शियम कम मात्रा में? क्योंकि जो पथरी होती है तो वो जो बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, इस वजह से कैल्शियम कम मात्रा में लेना चाहिए। इसके बाद जो सेलेनियम आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो जिनके बॉडी में सूजन हो या कोई भी क्षतिग्रस्त त्वचा यानी कि डैमेज स्किन हो किसी की, तो ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? सेलेनियम जो है वो अत्यंत कम मात्रा में लेना चाहिए। इसको भी आप देख सकते हैं, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा ऐड कर देती हूँ, आपको भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा कि दालें अच्छा साधन है। ये सब आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, नो डाउट बेसिक क्वेश्चन ही है ये, लेकिन आप ये सोचिए ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो दालें अच्छा साधन है, रेशों का, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट्स का या वसा का, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको पता ही है कि एक सेकेंड, कि जो दालें होती हैं वो किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। ठीक है, दालों में अच्छे से आपको पता है कि 20 से लेकर के 25% तक हमारा प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और दालों में जो है, अगर आप छिलके वाली दाल खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रेशा भी पाया जाएगा और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में होता है ये 50 से 60%। ठीक है, और वसा जो होती है दालों में वो कितनी? 1.5%। ठीक है, तो इतनी आपका ये हो गया दालों का। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जख्म देर से भरता है। जख्म का मतलब क्या है आपका? चोट।
यानी कि वुंड, ठीक है, जो आपकी चोट लग जाती है जिसको हम चोट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जख्म की बात हो रही है, तो जख्म देर से भरता है, उसका रीज़न क्या है? विटामिन B1 की कमी से, यानी कि थायमिन की कमी से, विटामिन B2 की कमी से, मतलब कि राइबोफ्लेविन की कमी से, विटामिन A की कमी से, या फिर विटामिन C की कमी से। तो जो आपका जख्म देर से भरता है वो किसकी कमी से भरता है? जो आपका विटामिन C होता है ये आपका वुंड हीलिंग में मदद करता है। वुंड हीलिंग का मतलब चोट को जल्दी ठीक करने में, ठीक है। तो अगर विटामिन C की कमी है हमारे शरीर में, तो जो हमारी चोट है, कहीं चोट लग गई है अगर, तो वो देर से भरता है, ठीक है। और क्यों देर से भरता है ये भी आप देख लीजिए कि विटामिन C की कमी से, ये देखिए विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और स्कर्वी नामक जो रोग होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। एक वयस्क स्कर्वी, मतलब जो अडल्ट लोगों में होता है, और एक जो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होता है, 2 टाइप का होता है। इसकी कमी से क्या होता है, जो चोट होती है वो देर से भरती है, क्योंकि घाव भरने के लिए जिन ऊतकों की आवश्यकता होती है वो नहीं बन पाते हैं। और क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि कोलेजन की कमी हो जाती है, इस वजह से घाव जो है जल्दी नहीं भर पाता। समझ गए आप? तो विटामिन C की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग भी हो जाता है और घाव भी देर से भरता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। उच्च प्रोटीन मतलब कि हाई प्रोटीन डाइट की बात हो रही है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाई प्रोटीन डाइट बोलते हैं। तो कब दिया जाता है? कुपोषण की दशा में, यानी माल न्यूट्रिशन, या मोटापे ओबेसिटी की दशा में, या उच्च रक्तचाप में, या रक्ताल्पता में। रक्ताल्पता यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, ये आपका एनीमिया है, ठीक है। एनीमिया को हम लोग हिंदी में रक्ताल्पता बोलते हैं। तो उच्च प्रोटीन आहार जो दिया जाता है वो कुपोषण की दशा में दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि उस समय व्यक्ति हर तरह से बहुत ही मतलब वीक हो जाता है, उसके जो है मतलब मसल्स भी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, और जो उनका बॉडी क्या बोलते हैं, जो फैट वगैरह होता है वो भी बिल्कुल नहीं रहता है, और उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी वगैरह मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम प्रोटीन जो है ज़्यादा मात्रा में देते हैं। वैसे तो माल न्यूट्रिशन में आप सारी चीज़ ज़्यादा देंगे, क्योंकि माल न्यूट्रिशन हो गया है तो ज़ाहिर सी बात उनको कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन्स की, सब चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन सबसे ज़्यादा आप प्रोटीन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि प्रोटीन जो है मसल्स को भी डेवलप करने में मदद करता है, और क्या कहते हैं इम्यूनिटी को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। तो सो दैट हम लोग उच्च प्रोटीन डाइट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गेहूं के प्रोटीन में, यहाँ पर ये मोटीन लिख गया है, ये आपका प्रोटीन पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है। गेहूं की प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कम की बात हो रही है, ठीक है, ज़्यादा की नहीं, कम की बात हो रही है। तो कौन सा होगा? मेथियोनिन, या फिर ट्रिप्टोफैन, या लाइसिन, या ल्यूसिन। तो जो गेहूं के प्रोटीन में क्या होता है कि आपको पता है कि गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है वो अर्ध प्रोटीन होती है ना, मतलब कि जैसे ना बहुत अच्छी होती, ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम, मीडियम अमाउंट में पाई जाती है। तो इसमें जो आपका लाइसिन प्रोटीन होता है वो सबसे कम, लाइसिन अमाइनो एसिड जो आपका होता है वो गेहूं की प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। बाकी जो गेहूं में आपके मिथियोनिन जो है, क्या बोलते हैं, मिथियोनिन अमाइनो एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर यहाँ क्वेश्चन में होता कि गेहूं के प्रोटीन में दालों के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड कौन सा है, तब आपका आंसर मिथियोनिन होता है, ठीक है। एक मतलब क्रॉस है, समझ लीजिए कि गेहूं में आपका लाइसिन कम पाया जाता है, लेकिन दालों में लाइसिन अधिक पाया जाता है, और दाल में मिथियोनिन कम पाया जाता है और गेहूं में मिथियोनिन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। फिर और लाइसिन आपका एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लाइसिन भी है, ल्यूसिन भी है आपका, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब एसेंशियल अमाइनो एसिड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बॉडी के मतलब आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कौन से पार्ट में ज़्यादा अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है पोषक तत्वों का। तो आपका मुंह है यानी माउथ में, आमाशय यानी स्टमक में, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, आपको भी पता है कि जो छोटी आंत हमारी होती है उसको जो है उसमें आपका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि छोटी आंत की जो लेंथ होती है वो कितनी मीटर होती है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैस्ट्रिक एवं ड्यूडेनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है, ठीक है। तो ड्यूडेनल क्या है आपका, जो छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं ना। तो इसमें क्या किया जाता है, जब वहाँ पे अल्सर हो जाता है तो इनमें मुख्यतः कैसा आहार दिया जाता है? कम रेशे एवं ब्लेंड आहार, उच्च रेशे एवं कम वसायुक्त आहार, प्रतिरोधी दवाइयाँ, उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ। तो इसमें जो आपका मुख्यतः आहार दिया जाता है, देखिए अल्सर हो चुका है, अल्सर में आपको पता है कि जो दीवारें होती हैं बिल्कुल मतलब स्टमक की वॉल्स होती हैं वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है ना, तमाम तरह के वहाँ घाव बन जाते हैं एक तरीके से। तो वहाँ पर ऐसा आहार दिया जाता है, क्या दिया जाता है? कम रेशा यानी कि लो फाइबर डाइट दी जाती है, और ब्लेंड आहार दिया जाता है। ब्लेंड का मतलब क्या है कि पूरी जितने भी आप जो भी चीज़ें जो भी फूड प्रोडक्ट आप दे रहे हैं अपने पेशेंट को वो बिल्कुल एक में मिक्स हो, बिल्कुल ब्लेंड हो, वो है ना, ग्राइंड हो, बिल्कुल पिसा हुआ हो, एक तरीके से आप कह सकते हो। और कम रेशे मतलब कि लो फाइबर की मात्रा बहुत कम हो, समझ गए आप, क्योंकि फाइबर की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी तो क्योंकि देखो बिल्कुल आपका जो स्टमक है वो उसमें घाव बने हुए हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ना जो है रेशे को डाइजेस्ट कर पाएगा, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो हम लोग इस क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि क्यों इसमें कम रेशियो और ब्लेंड वाला आहार देना चाहिए। तो देखिए, कम रेशियो एवं ब्लेंड आहार गैस्ट्रिक अल्सर एवं ड्यूडेनल अल्सर के इलाज में दिया जाता है जब घाव ग्रहड़ी में बनता है। ग्रहड़ी का मतलब यही आपका ड्यूडेनम की बात है, और इसको हिंदी में पकवाशा और ग्रहड़ी भी बोलते हैं। तो जब बनता है तो उसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं, ठीक है। उच्च रेशे व कम वसायुक्त आहार कब्ज और डायरिया आदि के इलाज में दिया जाता है। कहने का मतलब जब किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है तो उसको हाई फाइबर डाइट दी जाती है, और इसमें जब का अल्सर की बात हो रही है तो इस वजह से इसमें आपको लो फाइबर डाइट और जो है क्या कहते हैं, कौन सी डाइट थी, और ब्लेंड डाइट इसमें दी जाती है, ठीक है। क्योंकि आपके जो क्या बोलते हैं, जो ड्यूडेनम है आपका उसमें घाव बन जाता है, तो इस वजह से उसको उसमें मतलब आपको ऐसी डाइट देनी है कि जो स्टमक की वॉल्स हैं उस पर कोई इरिटेशन वाला पदार्थ आपको नहीं देना है ना, कि जिससे वहाँ पर मतलब कोई भी दिक्कत हो। आपको बहुत ही ब्लेंड और प्योरी टाइप की डाइट देनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट है, अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण क्या होते हैं। प्यास लगना, या बारंबार मूत्र त्याग करना, या फिर आपका बारंबार मूत्र त्याग करना व सुस्ती, या फिर प्यास लगना व सुस्ती, या फिर प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग व सुस्ती। तो प्यास लगने को आपको पता ही है, बात हो रही है डायबिटीज़ के बारे में, मधुमेह के बारे में, ठीक है। तो प्यास लगना का मतलब आपका पॉलीडिप्सिया हो जाएगा अगर आपको बार बार प्यास लग रही है तो। और बार बार अगर आपको यूरिनेशन की दिक्कत आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो आपका डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ये तीन बहुत मेजर जो सिम्टम्स होते हैं क्या बोलते हैं डायबिटीज़ के, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया। तो पॉलीडिप्सिया आपका प्यास लगना, और क्या बोलते हैं पॉलीयूरिया आपका बार बार यूरिनेशन करना, और पॉलीफेजिया आपकी बार बार भूख लगना। तो ये चीज़ें आपकी, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको चीज़ ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका टीजीटी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, कौन सा, एक सेकेंड, टीजीटी एग्ज़ाम हुआ था आपका कौन सा, 2021 वाला, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन आया था कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ग्रॉसम क्रैंडल के द्वारा, राजमल पी देवदास के द्वारा, या कोटजिन के द्वारा, या इरेनी के द्वारा। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सी आंसर इसका करेक्ट होगा। कोटजिन ने ये कहा था कि गृह विज्ञान क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हैं जो हुए हैं और उनके जो क्वेश्चन हैं उनको भी मतलब अभी के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें पूछा जा रहा है। और रही बात इसकी कि प्रैक्टिस सेट अगर आप करेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सेम क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उसका फॉर्म बदल करके आपको वो मिल जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक फ्रेम पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाता है और आपको फिर आंसर कैसे देना, समझ गए आप। अब मान लीजिए आपसे यहाँ पर कोई और डेफिनेशन पूछ ली जाए और कुछ और अलग राइटर्स का नाम दे दिया जाए, तो इसलिए आपको डेफिनेशन वाली भी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज प्लस जो डिजाइन ऑफ क्वेश्चन है वो आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थापन प्रक्रिया के मुख्य चरण है, स्टेप की बात हो रही है, पूंजी, समय एवं श्रमिक, या आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, या फिर मशीन, पूंजी, श्रमिक, या मैनेजर, क्लर्क, श्रमिक। व्यवस्थापन की बात हो रही है, होम मैनेजमेंट जो आपका है, तो ये बात आपको पता है इसका मुख्य चरण क्या है, आयोजन है आपका, और नियंत्रण, मूल्यांकन, ठीक है। आयोजन यानी कि प्लानिंग, नियंत्रण यानी कंट्रोल, मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत है, बचत यानी सेविंग की बात हो रही है आपकी। सेविंग क्या है, आय व्यय है, या व्यय आय है, या आय व्यय है, या व्यय आय है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए आय व्यय कैसे कितनी बार दे रखा है, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, बचत आपका ये है। फिर है कि प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होती है, मतलब कितने, जो प्रोटीन आपका, प्रोटीन का जो कॉम्पोजिशन है उसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है। ये क्वेश्चन भी आपका मैं बता दूं, टीजीटी 2021 जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा, सेम यही क्वेश्चन, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आया था, लेकिन ये वो पेपर नहीं है, ये दूसरा पेपर है, लेकिन आप देखिए कि सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, ये जो आपका आंसर होगा 10% या फिर 16%, मतलब 16%, या फिर 25%, या 60%। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16%, समझ गए आप। तो बी आप ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से आप जो भी प्रैक्टिस सेट करें या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर करें, बहुत ध्यान से आपको देखना है और चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अपनी ऑब्जर्वेशन पावर, या मैं ये कहूँ कि ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाइए, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और समझिए, तब पढ़िए उसको। अगर आपने ऑब्जर्व करके समझा है चीज़ों को तो क्वेश्चन का जब आप आंसर देंगे तो गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पाश्चुरीकृत, यहाँ पर पास्चुराइज्ड मिल्क की बात हो रही है, ठीक है। पाश्चुरीकृत दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है कॉलीफॉर्म टेस्ट प्रयुक्त करके, आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयुक्त करके, या फॉस्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। तो जो पास्चुराइजेशन मिल्क की
क्षमता की जांच की जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये टेस्ट किया जाता है कि ये जो मिल्क हम यूज़ कर रहे हैं ये पास्चुराइज्ड है या नहीं है। तो कौन सा टेस्ट यूज़ करके ये चीज़ मतलब देखी जाती है कि ये मिल्क हमारा पास्चुराइज्ड मिल्क है या फिर नॉन पास्चुराइज्ड है, ठीक है। तो जो आपका फॉस्फेटेज टेस्ट होता है इसको प्रयुक्त करके हम ये देखते हैं कि हमारा मिल्क जो है पास्चुराइज्ड है कि नॉन पास्चुराइज्ड है। अब इसमें कैसे होता क्या है कि जब दूध मतलब पकाया नहीं गया होता, मतलब कि पास्चुराइज्ड नहीं होता है, तो फॉस्फेटेज एक तरीका एंजाइम है जो दूध में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, नेचुरली, मतलब दूध में वो प्रेजेंट होता है जब तक आपने दूध को पास्चुराइज नहीं किया होता है। तो अगर आप फॉस्फेटेज चेक करके हम ये देख लेते हैं कि दूध, मान लीजिए आपने दूध का टेस्ट किया और दूध में अगर फॉस्फेटेज एंजाइम उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो इसका मतलब यह है कि ये दूध जो है पास्चुराइज नहीं है। और अगर आपने टेस्ट किया और उसमें जो है दूध में फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये मिल्क आपका कैसा है, पास्चुराइज्ड मिल्क है, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे कि फॉस्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट पास्चुरीकृत दूध के लिए होता है, ठीक है। दूसरा है, अब आगे देखिए लिखा है कि पास्चुरीकरण एक ऐसी आवश्यक प्रक्रिया है, पास्चुरीकरण एक ऐसी आवश्यक प्रक्रिया है जो दूध के सुरक्षित एवं जीवाणु रहित उत्पादन करता है, ठीक है। कि फॉस्फेटेज एक ऐसा एंजाइम है जो दूध में प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहता है और अधिक तापमान पर नष्ट हो जाता है। अधिक तापमान का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, दूध को पास्चुराइज करते हैं तो अधिक तापमान पर ही तो पकाते हैं ना। तो जब उसको पकाते हैं हम तो उसमें फॉस्फेटेज एंजाइम क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि दूध आपका कैसा है, पास्चुराइज्ड है। इसके बाद जो कॉलीफॉर्म टेस्ट होता है आपका, ये टेस्ट पानी की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है। ये आपको एक चीज़ और पता चल गई। और जो आपका आयोडीन टेस्ट किया जाता है वो देखिए, शकरकंदी, नकली दूध, मिठाइयाँ, खोया आदि में, मतलब ये जो आपके पदार्थ हैं खाने वाले, शकरकंदी, नकली दूध, मिठाइयाँ, खोया, इसमें स्टार्च की मिलावट की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो नाइट्रिक एसिड टेस्ट है वो जो है धातुओं की शुद्धता के लिए किया जाता है, ठीक। ये जो आयोडीन टेस्ट है आपका, ये जिन जिन चीज़ों में, जो खोया, मिठाई, नकली दूध, इन सभी चीज़ों में जो स्टार्च की मिलावट के लिए चेक किया जाता है। अगर इसमें स्टार्च की मिलावट होती है तो जब आप इसको चेक करते हैं तो जो आपका मतलब खोया होगा वो जो है ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि इसमें स्टार्च की मिलावट करी गई है। ये क्वेश्चन आपका देखिए पूरा मान के चलिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट है, कौन पहला अर्थशास्त्री था जिसने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का इजाद किया। ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। आपको पीजीटी में, टीजीटी में कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में पूछा गया, ठीक है। बस इतना सा पूछ रहा है कि इस शब्द का इजाद किसने किया। तो आपका रैगनर फिंस्को थे, या मार्शल थे, या मॉरिस डब थे, या रोज ई स्टिडल एवं ब्राइटन थे। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रैगनर फिंस्को जो थे, इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र शब्द का इजाद किया था। इस वजह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडेमिक घेंघा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ घेंघा यानी कि गोइटर की बात हो रही है, एंडेमिक घेंघा। तो मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या सूखा प्रभावित इलाके। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंडेमिक घेंघा जो होते हैं आपके, वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा मतलब होता है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि वहाँ पर की जो पहाड़ी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है, वहाँ जो मतलब फसलें उगाई जाती हैं जिन मिट्टी में, उसमें जो है आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो इस वजह से वहाँ पर जो भी फसलें उगाई जाती हैं उसको लोग खाते हैं। इस वजह से वहाँ पे एंडेमिक घेंघा नामक बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, और ऐसा यूजली पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ठीक है। बाकी अगर नॉर्मल जो है गोइटर की बात करी जाए आपके, तो आपको पता है कि आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। फिर हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है, तो इसको आपको पता है कि इसको जो है निन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, निन। तो निन कहाँ है आपका, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, या हैदराबाद में है। तो ये आपको पता ही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हैदराबाद में है ये, ठीक है। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर है कि इकेबाना एक उदाहरण है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय शैली का, पाकिस्तानी शैली का, चाइनीज शैली का, जापानीज शैली का। तो इकेबाना कहाँ का उदाहरण है, जापानीज शैली का। समझ गए आप, डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा, डी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है, किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में बाद में स्वीकार करता है, मतलब स्वीकारता बाद में। कहने का मतलब ये है कि उसको प्लानिंग उसकी पहले कर लेता है, लेकिन रियलिटी उसकी, मतलब रियल में उसके सामने बाद में आता है, ठीक है। तो मध्यवर्ती लक्ष्य है, मध्य अंत लक्ष्य है, दीर्घकालीन लक्ष्य या अल्पकालीन लक्ष्य। तो ये जो आपके, एक सेकंड, जो आपके क्या कहते हैं, मध्यवर्ती जो दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, ये इसका इंसान प्रतिपादन तो पहले ही कर लेता है, मतलब प्लानिंग इसकी पहले ही कर लेता है कि 1 साल बाद हमें ये काम करना है। लेकिन वो जो प्लानिंग आपने कर, लेकिन वो काम करने की चांस तो आपको 1 साल बाद ही आएगा ना। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य। जैसे मान लीजिए किसी की शादी है, तो शादी क्या होता है, 6 महीने पहले शादी तय कर लेते हैं, सारी तैयारी, सारी चीज़ें, वेन्यू वगैरह सब पहले ही बुक कर लेते हैं। या फिर आपकी हायर एजुकेशन हो गई, तो हमें पता रहता है कि अगले साल हमें नीट का एग्जाम देना है, तो हम क्या करते हैं, अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो सेविंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब उसकी प्रतिपादन हम उसका पहले ही कर देते हैं, और उसका जो एक कह सकते हो आपकी क्या बोलते हैं,
मतलब उसकी रियलिटी जो होती है वो 1 साल बाद ही सामने आती है। इस वजह से दीर्घकालीन लक्ष्य आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है कि इस पुस्तक के लेखक का नाम चुनें। मतलब एक लेखक हैं, उनकी पुस्तक का नाम क्या है वो हमें देखना है। 1 सेकंड, हाँ, कि मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, ठीक है। ये किताब का नाम है और हमें बताना है कि ये किताब किसने लिखी है। हैरिट गोल्डस्टीन एवं वीटा गोल्डस्टीन, या फिर लॉन्गवर्ती, या निकिलियम डॉर्सी, या ग्रॉसम क्रैंडल। तो इसमें जो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, निकिलियम डॉर्सी, ठीक है। इनकी ये किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। पारिवारिक स्तर की बात हो रही है आपकी, कि जो क्या कहते हैं, तो ए ऑप्शन है आपका प्राप्त साधन की कीमत, आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य, या स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति, या उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। जो ऊपर की तीनों बातें लिखी हुई हैं, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आपके फैमिली जो स्टैंडर्ड है फैमिली का, उसको प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। कि आप जो साधन आप के पास है उनकी कीमत क्या है, आधारभूत उद्देश्य और मूल्य क्या है आपके परिवार के, और जो स्तर सामाजिक स्तर पर आप मतलब आपके परिवार की स्वीकृति क्या है। तो सामाजिक स्तर पर जिस तरीके से आपकी चीज़ों को या आपकी वैल्यूज़ को, आपके परिवार में जो रूल्स हैं उनको जिस तरीके से एक्सेप्टेंस मिलती है, वो चीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करती है आपके फैमिली स्तर को, ठीक है, पारिवारिक स्तर को मतलब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडेल ने युक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा है, ठीक है। मंडेल की बात हो रही है। 3 भागों में विभाजित किया, 5 भागों में विभाजित किया, या परिवर्तन में कई सुधार किए, या संख्या में कुछ किया। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा, कि 5 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। मुंडेल के 5 परिवर्तन के नियम हैं, आपको पता ही है। तो ये हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इनके हम 5 नियम भी देख लेते हैं। देखिए पहला है, एक सेकंड, पहला है आपका हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, कि इसमें व्यक्ति जब काम करेगा तो अपने हाथ और शरीर की गतियों में थोड़ा परिवर्तन करके काम को सुधारेगा, ठीक है। फिर कार्य और संग्रहीकरण के स्थल एवं उपकरण में परिवर्तन। तो कहने का मतलब ये है कि जहां आप काम कर रहे हैं वो कार्य की जगह, और इसके बाद उपकरण, जिस उपकरण से काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन। फिर तैयार उत्पाद में परिवर्तन, कि जो भी आप चीज़ आपने काम को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तैयार उत्पाद का मतलब जैसे वो आता है ना आजकल डोसे और इडली का बैटर वगैरह तुरंत रेडीमेड आ जाता है, नूडल्स वगैरह बने बनाए आते हैं, आप उबाल के तुरंत, इस तरह के ये सब एग्जाम्पल हैं फिलहाल। इसके बाद उत्पाद में परिवर्तन, फिर आपका है कच्चे माल में परिवर्तन। ये 5 आपके जो है मतलब ये क्या बोलते हैं, परिवर्तन के स्तर हो गए, ठीक। नेक्स्ट है, किस उपकरण का प्रयोग कर शोरगुल मापने के लिए करते हैं। गैस फ्लो मीटर, कैलोरी मीटर, डगलस बैग, या डोसीमीटर। तो आपको पता ही है कि शोरगुल का मापन करने के लिए क्या करते हैं, डोसीमीटर का उपयोग करते हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता होता तो आप डेसिबल से करके, थोड़ा सा रिलेट हो रहा है तो उससे भी आप कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि ध्वनि की जो होती है उससे मापने की इकाई डेसिबल में मापते हैं, तो शोरगुल से आप मतलब डेसिबल से डोसीमीटर कर सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। जो देखिए डोसीमीटर होता है, एक सेकेंड, जो डोसीमीटर है देखिए आपका, इसका प्रयोग हम लोग शोरगुल मापने के लिए करते हैं। फिर जो गैस फ्लो मीटर होता है, तो इसका मापन किस लिए किया जाता है, पाइप में जो लिक्विड गैस होती है उसकी दर को मापा जाता है, ठीक। कैलोरी मीटर आपको पता ही है कि भौतिक परिवर्तनों की ऊष्मा मापन या ऊष्माधारिता मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ रखा है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कार्य और वातावरण परिस्थितियां, या शारीरिक माप और शारीरिक रासायनिक क्रियाएं, या मानव कारक और मानव क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें जो ऊपर लिखी गई हैं, तीनों चीज़ें इसमें एर्गोनॉमिक्स के जो है सभी एलिमेंट्स हैं, ठीक। डी ऑप्शन हमारा ये हो गया। फिर है कि शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। शुद्ध लाभ मतलब कि एकदम सीधे आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिले, तो क्या उसमें नहीं मिलेगा, समन्वय का पुरस्कार, जोखिम वहन का पुरस्कार, या नव प्रवर्तन का पुरस्कार, या एकाधिकार लाभ। इसमें आपका डी ऑप्शन, एक सेकंड सॉरी, डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एकाधिकार लाभ जो ऐसा होगा उसमें डायरेक्ट लाभ आपका सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। इस वजह से हम डी ऑप्शन के साथ इसमें भी जाएंगे। अब नेक्स्ट है, मूल्य परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो कुल ब्याज पर पड़ता है, शेष ब्याज पर पड़ता है, या वास्तविक ब्याज दर पर पड़ता है, या ब्याज की मौद्रिक दर पर पड़ता है। तो जो मूल्य परिवर्तन की बात हो रही है, मूल्य परिवर्तन का प्रभाव जो पड़ता है आपका, वो सिर्फ आपके वास्तविक ब्याज दर पर पड़ता है। तो इसमें हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए। 1986 का प्रारंभ और विस्तार हुआ, कब हुआ। नियम का विस्तार यूपी एवं एमपी के कुछ जिलों में हुआ, या भारतवर्ष के सभी राज्यों में। इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में। नियम एवं विस्तार संपूर्ण भारत में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि पूरे भारत में जितने भी राज्य थे सभी जगह इसका नियम और विस्तार मतलब इसका प्रारंभ और विस्तार किया गया, सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर के राज्य को छोड़कर। तो सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है, रंजक पदार्थ में 3 प्राथमिक रंग हैं। तो लाल हरा पीला है, नारंगी हरा बैगनी है, लाल पीला नीला है, काला सफेद धूसर है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है लाल पीला नीला हो जाएगा, कोई भी बता देगा।
सी ऑप्शन बहुत ही आसान है, करेक्ट है एकदम। और लाल पीला नीला हो गया। आप मुझे बताना कि नारंगी हरा बैगनी ये कौन सा कलर है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्या है, ठीक है। और फिर काला सफ़ेद धूसर ये कौन सा कलर है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर क्या आपको पता ही होगा बता देंगे तो आपका ही रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है बोन चाइना नाम पड़ा क्योंकि ये बनता है हड्डी की राख से, बैल की हड्डी की राख से, पूरा यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए। हड्डी की राख से या कोयले की राख से, कुछ धातु के प्रयोग से या चाइना ग्रास से। ये आपको पता ही होगा। बोन चाइना का कप जो हम लोग लाते हैं कि बहुत ब्रांडेड कप है, बोन चाइना का है, ठीक है, वही वाला। हो क्या रहा भाई, ये आपका हड्डी की राख से बनता है। चाइना में एक बैल होता है, उसके सींग का जो मतलब सींग की जो उसकी राख होती है उसको मिट्टी में मिलाया जाता है, मिट्टी से, उसी मिट्टी से फिर जो है ये कप बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो आज के बाद वो कहेंगे कि हम कप में चाय ही नहीं पियेंगे। भाई ऐसा मत करना, बहुत सारा उसमें मॉडिफाई करके तब हमारे पास चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आराम से पीजिए चाय वाय। और इस टाइम तो ठंडी, अगर इस टाइम आपने कप में चाय पीना छोड़ दिया तो फिर चाय का मज़ा ही नहीं आएगा फिर कुछ। फिलहाल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है, ठीक है। तो पीक लोड है, कार्य कर्व है, या फिर विश्राम काल है, या थकान है। तो इसमें देखिए नहीं की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, नहीं की, ठीक है। तो इसमें जो आपका थकान है यानी फैटिग जिसको बोलते हैं हम लोग, ये समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है, सब जगह से नहीं वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। समस्या की पहचान, या समस्या के वैकल्पिक समाधान की खोज, या समझौता, या विकल्प पर विचार विमर्श। तो आप देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। डिसीजन मेकिंग का कौन सा सिद्धांत नहीं है। जब हम डिसीजन करते हैं तो क्या करते हैं, समस्या देखते हैं, फिर उसका थोड़ा सा कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि कैसा समाधान, ये समाधान सही है, ये समाधान सही है, या कौन सा सही है। फिर उस पर थोड़ा सा जो भी एक ऑल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं, उस पर फिर हम विचार विमर्श करते हैं। समझौता जैसा कुछ इसमें हम नहीं करते हैं, इस वजह से यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा जाएगा सही, ये हो गया आपका कॉम्प्रोमाइज जिसका मतलब होता है, ठीक। फिर है कि अवलोकन विधि में हम अध्ययन करते हैं, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, कि बाह्य व्यवहार का, अंतः व्यवहार का, भावनाओं का, विचारों का। अवलोकन में हम क्या करते हैं, बाहर से हम देखते ही तो हैं, तो जाहिर सी बात है बाह्य अध्ययन हो जाएगा इसमें, बाह्य व्यवहार का। बाहर से ही आप देख पा रहे हैं कोई व्यक्ति किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, या किस तरीके से कोई काम कर रहा है, या किसी तरीकों को किस तरीके से परसीव कर रहा है, क्या क्या चीज़ें कर रहा है, तो हम बाहर से ही देख सकते हैं, उसके मन के अंदर आप नहीं घुस सकते, ठीक है। फिर है विकासात्मक प्रकार दिए गए हैं। विकासात्मक कार्य जिसको हम लोग डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, किसके द्वारा दिया गया है। हैविंगहर्ट्स ने दिया है, ये है आपका ए ऑप्शन, इनका पूरा नाम हैविंगहर्ट्स है, या फिर आपको गिलफोर्ड ने दिया है, या पियाजे ने दिया है, या पायलव ने दिया है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैविंगहर्ट्स के द्वारा विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंट टास्क दिए गए हैं। डेवलपमेंट टास्क क्या है कि वो उसमें देखते हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, जैसे कोई बच्चा 2 से 6 साल का, तो इन्होंने बताया कि 2 से 6 साल के बच्चे को कुछ पर्टिकुलर काम इन द सेंस कि कुछ पर्टिकुलर डेवलपमेंट मतलब उनका हो जाना चाहिए, जैसे चलना सीखना, बोलना, थोड़ा 2 से 6 साल का बच्चा जो है उसको चलना आ जाना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ना आ जाना चाहिए, सिंगल सिलेबल वर्ड्स बोलने आ जाने चाहिए, है ना, और दौड़ना आ जाना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा समझना आ जाना चाहिए, खाना पीना वो थोड़ा अपने आप से खा सके, और बटन के जो आपको स्वेटर के बड़े बटन्स हैं उनको बंद कर सके, चुट-पुट वाली जो बटन्स होती हैं उनको खोल सके, बंद लगा सके, है ना, ये सब चीज़ें हैं। इसका मतलब है अगर बच्चा ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में है, प्रॉपर एक नॉर्मल गति से नहीं हो रहा है। तो ये जितने भी विकासात्मक कार्य इन्होंने पूरे बचपन से लेकर के किशोरावस्था तक के दिए, है ना, इन्फेंसी से लेकर के एडोलसेंस तक की जो स्टेज होती है उन सभी के लिए उन्हें पर्टिकुलर डेवलपमेंट टास्क दिए हैं। तो ये हमारा इस वजह से ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। पियाजे ने आपको पता ही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है जिसमें 4 स्टेजेस हैं, और गिलफोर्ड ने भी आपका वो क्या बोलते हैं दिया था, क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड इन्होंने दिया था, बुद्धि वगैरह का सिद्धांत, और पावलोव ने भी आपको पता ही है क्लासिकल कंडीशनिंग का थ्योरी इनको दी थी, ठीक है। थ्योरी के लिए मैंने आपको बताया था कि वो हिमांशी मैम का आप लेट्स लर्न देख लीजिए, वहाँ पर छोटी छोटी 12 से 15 मिनट की वीडियोज़ हैं, आपकी सारी थ्योरीज क्लियर हो जाएंगी, और उसमें तो आपको ज़्यादा डीप पढ़ना भी नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि पावलोव के द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए, पीजीटी की बात कर रही हूँ, और अगर आप हायर के लिए और पढ़ रहे हैं तो उसमें तो थोड़ा एक्सप्लेन करके भी पूछ लेते हैं। वहाँ से आप थ्योरीज ज़रूर पढ़ लीजिए और आपको बहुत काम आएगा, और आपका एक समझ भी बहुत अच्छी विकसित होगी, तो वहाँ से आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है एलिमिनेटिंग स्टैटिक कार्य, या फिर आपका एलिमिनेट स्टैटिक कार्य और डायनेमिक कार्य, या एलिमिनेट डायनेमिक कार्य, या समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। तो जो देखिए घरेलू की बात हो रही है, गृह कार्य में जब आप अपनी थकान थोड़ी सी दूर करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी जो प्रमुख विधि है समय और श्रम की बचत करने वाले उपयोग का प्रयोग करिए आप। जैसे मान लीजिए समय की बचत होगी अगर आप प्रेशर कुकर में खाना बनाएंगे, उपकरण आप मिक्सी का यूज़ कर लेंगे, मतलब ग्राइंडर जो होता है उसका यूज़ कर लेंगे, तो आपको मसाला जो है बनाना नहीं पड़ेगा हाथ से, है ना। आपको इस तरीके के चीज़ों की मतलब यूज़ कर लेना चाहिए आपको, ठीक है।
तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई है, क्रोमोसोम्स है, जीन है, डीएनए है, जाइगोट है। एक सेकंड, इसका आंसर आप बताएंगे। ये आपके लिए समझ लीजिए एक तरीके का होमवर्क है। इसका आंसर आप बताएंगे। मैंने सोचा था इसको मैं आपको खुद दूंगी। ये आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक तरीके से समझ लीजिए। मैंने आपसे क ख ग पूछा है आपके सब्जेक्ट का, जैसे क ख ग हम लोग सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, उस तरीके का आपके सब्जेक्ट का ये क ख ग है, समझ लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे। फिर है कि मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है, मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, क्या कहा है? विद्यालयावस्था कहा है, समस्यात्मक अवस्था, या गैंग अवस्था, या स्लॉपी अवस्था। तो आपको ये चीज़ पता ही होगी, गैंग अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग स्टेज बोलते हैं इसको उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती है? आनुवंशिक कारकों से, गर्भवती के मानसिक तनाव से, या दुर्घटनाओं से, या गर्भवती माँ के कुपोषण से। तो मानसिक दुर्बलता मतलब कि मेंटली रिटार्डेड जो चीज़ें हो जाती हैं बच्चों में, तो उसमें आनुवंशिक अगर कुछ जेनेटिक है, कोई चीज़ है, तो होने के पूरे चांसेस होते हैं कि बच्चे में भी वो चीज़ ट्रांसफर हो जाती है। फिर गर्भवती के मानसिक तनाव से, अगर मदर बहुत ज़्यादा, जो प्रेग्नेंट लेडी है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है मेंटली, तो उससे उसका भी फर्क और उसका भी प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। गर्भवती माँ के कुपोषण, अगर माँ बहुत ज़्यादा मालनरिश्ड है, बिल्कुल उसका प्रॉपर उतना वेट नहीं है, बच्चे को उतना ज़्यादा नरिश नहीं मिल पा रहा है, नरिशमेंट नहीं हो पा रहा बच्चे का, तो ये सब चीज़ें जो है मतलब बच्चा वैसा हो ही जाता है। लेकिन ना की बात हो रही है यहाँ पर, नहीं पूछ रहा है, तो जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे बच्चा क्या होगा? मेंटली दुर्बलता मतलब मानसिक दुर्बलता का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, तो इस वजह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर मानव विकास अध्ययन है, मानव विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, बाल्यावस्था के वर्षों का, बाल्यावस्था से यौनावस्था का, या गर्भाधान से वृद्धावस्था का, या प्रौढ़ावस्था का। तो आपको पता ही है कि हम लोग जो ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं, बच्चा कैसे बनता है और फिर लेकर के पूरा टिल डेथ, मतलब जब तक इंसान बूढ़ा हो जाता है तब तक पूरा हम लोग अध्ययन करते हैं। तभी तो हम पूरा इन्फेंसी, इसके बाद चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज, सब कुछ तो पढ़ते हैं हम लोग। इस वजह से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, सी ऑप्शन गर्भाधान से लेकर के वृद्धावस्था तक हम पढ़ते हैं। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। इसमें अभी और भी क्वेश्चन है आगे, पूरे 120 हैं अभी जितने रिमेनिंग है, उसको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे। आई होप कि अच्छे ही लगे होंगे। और इन क्वेश्चन की एक एक चीज़ समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जीडीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। जीडीसी मतलब आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो 2013 में एग्जाम हुआ था, उसका ये पेपर है। ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अब आपको लगेगा कि यहाँ डिग्री कॉलेज का पेपर क्यों सॉल्व हो रहा है, आपको पेपर सॉल्व करना है, वो चाहे कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट का हो। इसीलिए बोलते हैं सब लोग कि आप देखते ही होंगे कि आपको जो भी आपके मान लीजिए सीनियर या जो भी आपको थोड़ा बहुत गाइड करते हैं, वो यही बताते होंगे कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप उसको सॉल्व जरूर कीजिए। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन में, तो उसको खोजिए, नोट करिए, गूगल करिए, किताबों से ढूंढिए, लिखिए। यही सब तो चीज़ें आपकी मतलब तैयारी को और बेहतर बनाती हैं। ठीक है, तैयारी हर कोई करता है, लेकिन बेहतरीन तैयारी हर कोई नहीं कर पाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप हर कोई कोशिश करिए कि आप बेहतरीन तैयार करिए। जब आप बेहतरीन तैयार करेंगे तो आप तभी आप वहाँ जाकर के आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो पाएगी। फिलहाल आज बहुत बातें हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग के दिमाग में लग रहा होगा कितना मतलब बता रही हूँ मैं, पर ठीक है, मैं तो दिल से यही चाहती हूँ ना कि आप लोग दे रहे हैं एग्जाम, तो बिल्कुल फोड़ के आइए एकदम से एग्जाम, है ना। कोई भी क्वेश्चन गलत ही मत मारिए। 125 में से आप 115 क्वेश्चन श्योरिटी के साथ सही करके आइए, कि सिलेक्शन फिर आपका रुक ना सके फिलहाल। और आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि डेफिनेटली आप बिल्कुल कर पाएंगे। क्योंकि आप जो चीज़ सोचेंगे, जो चीज़ फील करेंगे, आपके वही एनर्जी आपके बॉडी में और आपके मतलब दिमाग में वही एनर्जी बनेगी, और फिर वही चीज़ वाकई में होगी भी। तो चलिए अब वीडियो को यहीं बंद करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई होगी, आगे भी आपको दो तीन वीडियो इस पूरे प्रैक्टिस सेट मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट कराने में मैं पूरी ले आऊँगी। और चलिए आप लोग ध्यान रखिए, सभी को गुड नाइट। और क्वेश्चन के जो एक क्वेश्चन पूछा वो आप आंसर भी बताएंगे। क्वेश्चन फिर से दिखा देती हूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, चाहे जैसे भी आपको बताना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं बताएगा। ठीक है, और ये भी एक चीज़ और बता दीजिए इसमें कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है कितने पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। डीएनए का फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा अगर आपको आ रहा है तो, और बता आ ही रहा होगा बता दीजिएगा। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, आपका ही फायदा है, फायदे की वजह से मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं जाइगोट नहीं पूछूंगी, यही 3 आप बताइएगा, वो ज़्यादा ठीक है। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए और सभी को गुड नाइट। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।